नमस्कार, मैं हूं चंदन वर्मा। आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं स्टडी गैंगवे पे। और हम कंटिन्यू हैं जनरल साइंस सामान्य विज्ञान में। चैप्टर 5 में हम लोग हैं और चैप्टर 5 है हमारा सूक्ष्म जीव एवं उनका वर्गीकरण चल रहा है, जिसमें मैंने बताया कि सूक्ष्म जीवों को हम कैसे देख सकते हैं, क्या क्या होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं और वो किस उनका क्या क्या कार्य होता है, वो एक कोशिकीय होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, तमाम बातें मैंने बताया। लास्ट वीडियो मैंने जहां पे समाप्त किया था वो ये पॉइंट था कि हानिकारक सूक्ष्म जीव, हानिकारक सूक्ष्म जीव, कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक होते हैं। सूक्ष्म जीव की हानिकारक प्रक्रियाएं निम्नवत है, कुछ निम्नवत है, जैसे कि सूक्ष्म जीवों से हमें रोग होता है। कुल मिला के मानव के लिए मैं बात कर रहा हूं। आप समझिए कि जो टीबी होता है, हैजा होता है, आप कह सकते हैं कि आपका पेचिस होता है, टाइफाइड होता है, बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो हमारे में होते हैं, जंतुओं में होते हैं, पौधों में होते हैं, वो उन्हीं सूक्ष्म जीवों के कारण होते हैं, यानी जो हानिकारक सूक्ष्म जीव हैं। तो उसके विषय में आज पढ़ेंगे हम और आज देखेंगे क्या है। तो ये देखते हैं, मानव में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव को रोगाणु या रोगजनक पैथोजेन कहते हैं। आप याद रखेंगे, पैथोजेन, रोगाणु या रोगजनक। रोगाणु तो आया नहीं था, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, शैवाल, उसके बाद कवक, इस तरीके के हमारे जो सूक्ष्म जीव आए थे। रोगाणु शब्द नहीं आया था। तो इसी से समझ सकते हैं कि रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव रोगाणु या रोगजनक पैथोजेन कहलाते हैं। ये मैं लास्ट पॉइंट में बता चुका हूं। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं कि ये कौन कौन से हैं, इस विषय पे बात करेंगे हम। अगला है, आगे देखते हैं कि प्रमुख मानव रोग, ये प्रमुख मानव रोग कौन कौन से हैं, कौन से जीवाणु से होते हैं, विषाणु से होते हैं और किस तरीके से होते हैं, कैसे होते हैं, इसके विषय में जानेंगे। देखते हैं, मानव रोग है ये रोगजनक, संचरण की विधि, रोकने के उपाय। संचरण मतलब फैलने की विधि क्या है, इसके विषय में जानेंगे। देखते हैं, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, आपने सुना होगा किसी को टीबी हो गया है तो किससे होते हैं, जीवाणु से होते हैं। उनके संचरण की विधि जो है वायु है, यानी हवा है, और रोगी को पृथक स्थान पर रखें, यानी रोकने के उपाय क्या है, उनको पृथक, अलग घर, अलग सब कुछ दे दिया जाता है और उस रोगाणु को मारने की या मृत करने के लिए हम प्रयास करते हैं ताकि वो मर जाए और उनका टीबी ठीक हो जाए, या उनका इस तरीके का दवा दिया जाए जिससे उनका टीबी, ट्यूबरकुलोसिस ठीक हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो मानव रोग है वो है खसरा। वो किससे होता है, विषाणु से होते हैं, यानी वायरस से होते हैं। खसरा जो है वायरस से होता है, ये भी वायु से होता है, यानी हवा में होता है। हवा में वैसे उनके कीटाणु घूम रहे हैं, यदि आपकी प्रतिरोधक क्षमता कम हुई, आपने सांस लिया और उसमें चले गए, प्रतिरोधक क्षमता कम हुई, तो वो आपको खसरा रोग हो जाएगा। रोगी के सामान को स्वस्थ व्यक्ति के सामान से पूर्णतः अलग रखें। यानी क्या कह रहा है कि जो रोगी का सामान है, इसमें यानी कपड़ा, ओढ़ने का, बैठने, पहनने का जो भी है कपड़ा, सोने का, रहने का, उनका क्या करना है, हमें उनको अन्य जो स्वस्थ रोगी हैं उनसे अलग रखा जाता है। आगे देखते हैं, चेचक, चिकन पॉक्स। आपने देखा होगा कि 5 साल से नीचे बच्चों को छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, उन्हें हम चेचक बोलते हैं। या किसी व्यक्ति का चेचक होता है एज 20-30 या जिस एज पे होता है, उस एज में क्या होता है कि वो छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, चकते हो जाते हैं। चेचक, छोटी माता, बड़ी माता, इस तरीके का हम सब यूज करते हैं। तो जो चेचक भी है, जो विषाणु से होते हैं, वायु के संपर्क में होने से होते हैं। उचित आयु में टीकाकरण, यानी 5 साल से नीचे के बच्चों को हम चेचक का टीका दिलवाते हैं, यानी कि उसकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए हम टीकाकरण करवाते हैं जिससे कि उनको चेचक रोग ना हो। आगे देखते हैं, पोलियो। पोलियो आपको पता ही है, विषाणु, ये भी वायरस से होते हैं और ये वायु या जल में रहते हैं, इसका भी टीकाकरण होता है या पोलियो ड्रॉप पिलाते हैं। आपने देखा होगा कि हर 5 साल से छोटे बच्चे को
हर साल एक डेट फिक्स सरकार करती है और उनको पोलियो का खुराक 2 बूंद जिंदगी का इस तरीके से पिलाया जाता है। आपने भी पिया होगा। तो जब भी क्वेश्चन आए, इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि पोलियो किससे होता है, विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, शैवाल या कवक से, तो आप कह सकते हैं कि विषाणु वायरस से होता है, जो वायु जल में होते हैं, और उनके रोकथाम के लिए टीकाकरण या हम कह सकते हैं पोलियो ड्रॉप भी पिलाते हैं। हम क्या करते हैं, पोलियो ड्रॉप भी पिलाते हैं। ठीक है, इस तरीके से उनका रोकथाम होता है। अगला है हैजा, कलरा। हैजा में क्या होता है, उल्टी होने लगती है, दस्त होने लगती है, कंटिन्यू होती है, वो जो है जीवाणु से होते हैं। देखना, ये क्वेश्चन, इसमें से एक क्वेश्चन तो पक्का है। ये यदि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं, नॉट दैट सीएचएस सैनिक स्कूल, जवाहर नवोदय विद्यालय विद्या ज्ञान, उसी का नहीं, आप किसी में भी बैठते हैं, यदि ये स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, आपको याद रहता है, तो आप समझिए कि हैजा जीवाणु बैक्टीरिया से होता है। जल या भोजन, यानी दूषित जल आपने देखा होगा, कहीं नाले का पानी दूषित रहता है, या कोई खराब पानी पी लेने से, बोलते हैं ना कि इसका जल दूषित है, खाना, बासी खाना या खराब खाना खाने से भी हमारे को हैजा हो सकता है। तो इसके लिए इसका जो रोकथाम है, रोकने के उपाय क्या है, अच्छे से पके भोजन व उबले पे जल का प्रयोग, यानी उबले जल का प्रयोग। यानी हम गर्म पानी क्यों करते हैं, जैसे आपका नलका आपके घरों में देखा होगा कि घरों में क्या होता है, नलके का जो पानी है खराब हो गया है, दूषित हो गया है, उसका जो हमें स्वच्छ जल चाहिए था, वो उस तरीके का, उसका मतलब उस तरीके का स्वच्छ जल नहीं है। तो उसको हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, उबालते हैं, तो उसमें जो हानिकारक जीवाणु, विषाणु, कीटाणु या जो भी होते हैं वो मर जाते हैं, और फिर हम उस गर्म पानी को थोड़ा सा ठंडा या नॉर्मल गर्म को हम पीते हैं। तो अच्छे से पके भोजन व उबले जल का प्रयोग करना चाहिए। मोतीझरा, मोतीझरा को इंग्लिश में टाइफाइड कहते हैं। आप किसी से एक टाइप का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, क्या तुमको टाइफाइड हुआ है, तो वो बोला कि हाँ, तो टाइफाइड का हिंदी बताओ। अब वो बेचारा हिंदी नहीं बता पाएगा। यदि आप वीडियो देख रहे हैं, फिर से मैं दिखा दूं, यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो टाइफाइड को हिंदी में मोतीझरा कहते हैं, और ये जीवाणु से होता है, बैक्टीरिया से होता है, और ये जल से होता है। यानी टाइफाइड जो है, जल अच्छा, यदि स्वच्छ जल नहीं पीते हैं तो टाइफाइड होता है। व्यक्ति स्वच्छता एवं अच्छे आदतों का अपनाना, इसका कोई ज्यादा वो नहीं है। टाइफाइड जो है इस तरीके का बीमारी है, आप दवाई खाएंगे, 5-7 दिन रहेगा, बुखार, सर दर्द इस टाइप का रहेगा, और फिर ठीक हो जाएगा। वो दूषित जल कह सकते हैं, या जल के माध्यम से वो फैलता है। आगे देखते हैं, जंतु रोग कौन कौन से हैं। अभी तक तो मानव में हमने पढ़ा कि मानव में कौन कौन से रोग होते हैं और कैसे होते हैं, सूक्ष्म जीव कौन कौन से हैं, और प्रभावी ये कौन कौन से जंतु जो है प्रभावित होते हैं। तो एंथ्रैक्स, एंथ्रैक्स जो है एक जीवाणु है। एंथ्रैक्स क्या है, एक जीवाणु है जो बैरिलस एंथ्रेसिस, इसकी खोज रॉबर्ट कोच 1876 ईस्वी में, या 1876 ईस्वी में रॉबर्ट कोच द्वारा की गई थी। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जंतु रोग एंथ्रैक्स क्या है या किसके द्वारा फैलता है, तो आप बोलेंगे कि जीवाणु द्वारा फैलता है, और बैरिलस एंथ्रेसिस उस जीवाणु का नाम है जिसका खोज रॉबर्ट कोच ने 1876 ईस्वी में की थी। और ये किसको प्रभावित करता है, मवेशी यानी कि जंतु को, या कह सकते हैं गाय भैंस ईटीसी, यानी गाय भैंस बकरी या जो भी जंतु हैं उनका। आगे देखते हैं, जंतुओं में और एक रोग होता है खुरे मुंहपका रोग। आपने देखा होगा, यदि आपके आसपास में कोई गाय पाल रहा है, भैंस पाल रहा है, या कोई जंतु पाल रहा है, तो उसको जब डॉक्टर आता है और आप पूछते हैं कि कौन सा रोग हुआ है, तो डॉक्टर बोलता है कि इसका तो खुर पका या मुंह पका रोग हुआ है।
तो वो किसके माध्यम से हुआ है? विषाणु वायरस के माध्यम से हुआ है। और ये जो है मवेशी यानी गाय, भैंस या घोड़ा, बकरी या किसी भी जंतु में हो सकता है। स्वाइन फ्लू आप पेपर में भी पढ़ते होंगे। स्वाइन फ्लू एक तरीके का जंतु रोग है जो सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। वो किसके द्वारा होता है? विषाणु यानी वायरस द्वारा होता है, और ये भी मवेशी जंतुओं में होता है। और देखते हैं, या देखें, ये कुल मिला के ये सुअर में होता है। स्वाइन फ्लू सुअर में होता है। बर्ड फ्लू जो है ये भी विषाणु वायरस के थ्रू होता है, आप देख सकते हैं। और ये भी मवेशी लिखा है, ये मवेशी नहीं, पक्षियों में होता है। बर्ड फ्लू बर्ड से ही शब्द है। बर्ड इज द, कह सकते हैं कि बर्ड का मीनिंग ही होता है पक्षी। पक्षी में फ्लू जो होता है वायरस के माध्यम से होता है। और तो अभी क्वेश्चन आ सकता है कि बर्ड फ्लू किस जंतु में होता है, तो आप सीधे बर्ड पे जाइए। बर्ड मीन्स पक्षी, तो पक्षियों में होता है। स्वाइन फ्लू सुअर में होता है। आगे देखते हैं, पादप रोग। पादप मतलब पौधों का रोग क्या होता है? पौधों का रोग कौन कौन से हैं, और देखेंगे कि सूक्ष्म जीव कौन कौन से इसके लिए मतलब कौन से सूक्ष्म जीव जो है फैलाते हैं। और पादप या जंतु यहां देखते हैं, नींबू कैंकर। नींबू कैंकर नामक रोग पादप रोग है, पौधों का रोग है, जो जीवाणु बैक्टीरिया के द्वारा होता है, और यह नींबू में होता है। क्वेश्चन आएगा कि नींबू कैंकर किस पौधे में होता है, या नींबू कैंकर रोग किस पौधे में होता है? तो नींबू, आम, सेब, संतरा आ गया। तो आप नींबू देखे होंगे आपने कि नींबू रहता है पीला, एक पीला नींबू। पेड़ पे ही कुछ कुछ एक पार्ट और भी ज्यादा पीला यानी सड़ता हुआ नजर आएगा। कुछ दिन बाद पता चल तो पूरा नींबू सड़ गया और गिर गया। नहीं होगा तो आपके घर पे भी नींबू रखा होगा, रखे रहेंगे, कुछ दिन बाद वो सड़ जाएंगे। चूंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं जीवाणु का, तो ये जो है यदि नींबू पेड़ पौधे में है, तो वहां पे जो सड़ रहा है वो किस जीवाणु की वजह से सड़ रहा है? तो नींबू कैंकर जीवाणु से जो है, ये जो है पादप रोग, नींबू कैंकर सूक्ष्म जीवाणु है, बैक्टीरिया है, और ये नींबू के पौधे को प्रभावित करते हैं। गेहूं की रस्ट। गेहूं में आपने देखा होगा कि फफूंद लग जाती है। यदि गेहूं एक जगह रखते हैं तो आपस में जुट जाते हैं, फिर ऐसे छुड़ाना पड़ता है, आपने देखा होगा। ये जितनी भी मैं बातें कर रहा हूं निश्चित ही आपने देखा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो गेहूं की रस किस सूक्ष्म जीव से होता है? तो फफूंद से, फुंगी से होता है, और यह गेहूं में ही होता है। जब गेहूं की रस की बात आए, भिंडी की पीत नामक जो पादप रोग है वो विषाणु वायरस से होता है, और ये भिंडी के पौधे में होता है। आगे देखते हैं कि ये तो थे हमारे जो हानिकारक सूक्ष्म जीव जो कि रोग उत्पन्न करते हैं। आगे देखते हैं क्या है, दूषित भोजन, फूड पॉइजनिंग। अभी तक तो था कि हम जो है रोग उत्पन्न कौन कौन से जीवाणु, विषाणु कौन क्या करता है। अब हम पढ़ेंगे दूषित भोजन, फूड पॉइजनिंग। आपने सुना होगा कि कहीं पे मिड डे मील का भोजन कराया जा रहा है स्कूल में, या फिर शादी में कहीं बहुत सारे लोगों ने खाना खाया, उनका अगले दिन उल्टी, दस्त या फिर लैट्रिन कंटिन्यू या बीमार पड़ गए, तो उसको बोलते हैं फूड पॉइजनिंग। आपके घरों में खाना बनते हैं, आपने देखा होगा आपके घर में खाना बनते हैं, यदि उससे आपको अगले दिन बीमार पड़ते हैं, पूरा परिवार बीमार पड़ जाता है, तो वो होता है फूड पॉइजनिंग। देखते हैं सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न विषैले पदार्थ युक्त भोजन के उपयोग से क्या होता है? फूड पॉइजनिंग होता है, यानी दूषित भोजन होता है। फूड पॉइजनिंग कैसे होता है? फूड पॉइजनिंग किसे कहते हैं? सूक्ष्म
जीवों द्वारा उत्पन्न विषैले पदार्थ युक्त भोजन के उपयोग से हम फूड पॉइजनिंग होता है, कह सकते हैं कि फूड पॉइजनिंग होता है। आगे देखते हैं लक्षण क्या है। वमन, डायरिया, सिर दर्द, बुखार आदि। यह जीवाणु जैसे साल्मोनेला, क्लस्ट्रीडियम है, फफूंद जैसे एस्परजिलस के कारण होता है। अभी क्वेश्चन पूछ देगा कि फूड पॉइजनिंग किसके कारण होता है, तो आप सीधे फफूंद बोलेंगे। देखे होंगे आपने, यदि रोटी आपने रखा है 4-5 दिन का रोटी, पूड़ी, बासी पूड़ी हो गया और 2-3 दिन रखेंगे, उसके ऊपर फफूंद पड़ जाते हैं। ब्रेड आप यदि फफूंद युक्त खाते हैं, यानी उसके ऊपर कवक फफूंद पड़ गए हैं, छोटे छोटे कीड़े पड़ गए हैं, वो जो आप खाएंगे तो निश्चित ही आपका फूड पॉइजनिंग हो जाएगा। तो बच्चों मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको हमेशा ताजा भोजन करना चाहिए। ये घर वाले इसीलिए कहते हैं, आप कहीं भी जाएं, आपने मिठाई की दुकान पे, आप स्वीट की दुकान पे जाते हैं, आप देखिए यहाँ पे मैं बात करता हूं, स्वीट की दुकान पे गए और यदि ये फफूंद युक्त यानी पुराना है, 15, 20, 25, 40 दिन, 50 दिन का ऐसे स्वीट की दुकानों पे रह रखते हैं, तो आप जब भी स्वीट लेने जाए, मिठाई लेने जाए, तो एक बार अपने खुद टेस्ट करें, ये खट्टा है, मीठा है, या कहीं स्वाद तो खराब नहीं है। दूसरा टेस्ट करें कि क्या इसके ऊपर फफूंद भूरे रंग का या सफेद रंग के, वो क्या बोलते हैं, इस या कह सकते हैं कि फफूंदी तो नहीं पड़ी है, ज्यादा दिन होने पे वो आपस में बहुत ज्यादा चिपका तो नहीं है, छुड़ाना तो नहीं पड़ रहा है। ऐसा नहीं कि गए और किसी मिठाई के दुकान पे और बोले कि भैया मुझे मिठाई चाहिए, वो जैसा तैसा तौल दिया और आप लेके आ गए। तो आप देखेंगे यदि वो खाते हैं तो निश्चित ही आपको, मैं ऐसे लेके जाता हूं, ये जो है फूड पॉइजनिंग हो जाएगा। ठीक है, आप जो भी खाएं, स्वस्थ खाएं, गर्म खाएं, आप जो भी खरीदें आप तुरंत बना हुआ खरीदें या अच्छा खरीदें। आप चेक करें, आपको लग रहा है कि ये खराब है तो आप ना खरीदें, उनसे क्या होगा, फूड पॉइजनिंग होगा, वो दूषित भोजन होगा, आपको बीमारी हो जाएगी, डायरिया, सिर दर्द, बुखार, वमन, उल्टी सुल्टी सब होने लगेंगे। आगे देखते हैं अगला, ये इससे पहले था फूड पॉइजनिंग होता है। अब देखते हैं खाद्य परिरक्षण, फूड प्रिजर्वेशन। अब क्या है, अभी इससे पहले हम सूक्ष्म जीव के रोग, लक्षण, बहुत सारी बातें पढ़ी, बहुत सारी बातें समझी। अब खाद्य परिरक्षण में हम बात करते हैं, यानी फूड प्रिजर्वेशन। जो खाना था, फूड पॉइजनिंग के बारे में मैं बताया, तो उसका किस तरीके से परिरक्षण यानी किस तरीके से सुरक्षित प्रिजर्व रखा जाता है, इस विषय पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। सबसे पहले है वह प्रक्रिया जिसमें उपयुक्त रसायनों या भौतिक विधियों द्वारा भोजन को संदूषित होने से बचाया जाता है। संदूषित मतलब दूषित, पॉइजनिंग होने से बचाया जाता है, खाद्य परिरक्षण कहलाती है। इसकी कुछ विधियां निम्नलिखित हैं। यानी कौन सी विधि है, क्या हम करें कि वो खाना ज्यादा दिन तक रहे और जो है वो प्रदूषित ना हो, पॉइजनिंग युक्त ना हो, या हम कुछ दिन बाद भी खाएं तो हमें नुकसान न पहुंचाए, हमें कोई बीमारी ना हो। फर्स्ट पॉइंट है सुखाना या निर्जलीकरण, ड्राइंग और डिहाइड्रेशन। सुखाएं या उसके अंदर जो जल है उसको निकालें, तो उसको देख सकते हैं सुखाना या निर्जलीकरण, इस ड्राइंग और डिहाइड्रेशन। खाद्य पदार्थों से जल का निष्कासन। आपने देखा होगा कि यदि दाल, भीगा हुआ दाल है और ऐसे ही छोड़ देंगे, उसके अंदर फफूंद जल्दी पकड़ लेगा। चावल जो है भीगा हुआ है, गेहूं भीगा हुआ है। उदाहरण के तौर पे जब आप घरों में देखते हैं कि गेहूं का बोरी है और जैसे ही बाहर रखा है और जैसे ही बारिश होता है, आपका सबसे पहला एक्शन क्या होता है, आप बताएंगे? आपके घर वालों का एक्शन क्या होता है? आपका एक्शन होता है दौड़ के गए, बोले भैया जल्दी इसको अंदर करो, जल्दी इसको अंदर करो, नहीं तो पानी इसके अंदर लग जाएगा, और पानी लग जाएगा और ये सूख नहीं पाए, वो पानी नहीं निकल पाया
तो ये खराब हो जाएगा, ये आप घर वाले कहते हैं, आप ये समझ जाइए आगे से भी। तो हम क्या करते हैं, नमी के अभाव में खाद्य पदार्थों में उपस्थित सूक्ष्म जीवों की वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है। देखिए अवरुद्ध मतलब रुकना। क्या हो जाता है, नमी के अभाव में, यानी यदि वहां पानी नहीं रहेगा, वो नमी नहीं रहेगी, तो क्या होगा, अवरुद्ध मतलब रोकना, वो रुक जाएगा। क्या होगा, जो सूक्ष्म जीव है जो बढ़ रहे हैं, गेहूं यदि भीगा हुआ गेहूं रखेंगे, किसी बर्तन में भीगा हुआ गेहूं रखिए, दूसरे बर्तन में सूखा हुआ गेहूं रखिए, 5 दिन रखिए, देखिए भीगा हुआ गेहूं जम जाएगा, उसके ऊपर फफूंद लग जाएंगे, सड़ जाएगा। चाहे आप कहीं भी रखिए, चाहे आप धूप में क्या कह सकते हैं, मतलब एक रूम में रखिए, उदाहरण दे रहा हूं, मतलब एक जगह दोनों होने चाहिए। तो इसलिए क्या बोला है कि नमी के अभाव में खाद्य पदार्थों में उपस्थित सूक्ष्म जीवों की वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है। सब्जियों को देखते हैं, पालक, मटर आदि दालों, मसालों तथा शुष्क फलों का परिरक्षण इस विधि द्वारा किया जाता है। सब्जियों, मटर का भी देखा होगा, सब्जी भी कुछ ऐसी होती है। दाल जो है वो लगता है कि इनको ये भीगा हुआ, इसके अंदर कुछ नमी है, तो हम क्या करते हैं, इनको हम धूप में रख देते हैं, धूप में रख करके और उसकी नमी को खत्म कर देते हैं, पानी को खत्म कर देते हैं। इस प्रकार से वो परिरक्षित हो जाते हैं, फिर डब्बे में बंद कर देते हैं और बहुत ज्यादा दिनों तक उपयोग में लाते हैं। तो यही बोला है कि सब्जियों, पालक, मटर, दाल, मसालों तथा शुष्क फलों का परिरक्षण इस विधि द्वारा किया जाता है। आपने इस पॉइंट में देखा। अगला पॉइंट देखते हैं, विशिष्ट परिरक्षण बोल रहा है, स्पेसिफिक प्रिजर्वेटिव्स। सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइसल्फेट द्वारा या कुछ सामान्य परिरक्षण है जिसका उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने हेतु किया जाता है। सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मोटाबाइसल्फेट जो है कुछ सामान्य ऐसे परीक्षण है जिनका सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए हम उपयोग में लाते हैं। अभी क्वेश्चन इसमें आ सकता है कि विशिष्ट परिरक्षण के अंतर्गत कौन सा चीज हम उपयोग में लाते हैं जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती है, तो आप बता सकते हैं सोडियम बेंजोएट या सोडियम मोटाबाइसल्फेट। ठीक है। सामान्य नमक द्वारा परिरक्षण। सामान्य नमक द्वारा परिरक्षण मतलब ये हुआ कि प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट, नॉर्मल घर में नमक रखा हुआ है, उससे हम किसी आइटम को ज्यादा देर तक कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। परिरक्षण मतलब किसी आइटम को ज्यादा देर तक सुरक्षित रखना। तो सामान्य नमक का प्रयोग मांस व मछली को लंबे समय तक परिरक्षित करने हेतु किया जाता है। आपके घर में मछली आया और आपने देखा होगा, यदि आप मछली खाते हैं, मछली का उपयोग करते हैं, मांस का उपयोग करते हैं, तो उसमें क्या होगा, मछली आया, काट दिया गया और उसमें हल्दी और नमक का जो है कुछ पार्ट मिला दिया जाता है। 1-8 घंटा बाद यदि बनाना हो तो उस कटे हुए मछली में हल्दी या नमक का लेप डाल देते हैं, जिससे क्या होता है कि वो ज्यादा देर तक सुरक्षित रहता है। 2 घंटे बाद भी बनाएंगे तो खराब नहीं होगा, अच्छा ही रहेगा। यदि हम ऐसा ही छोड़ देंगे तो और वो भी सड़न हो जाएगा। जो वायुमंडल में सूक्ष्म जीव हैं, जो हानिकारक सूक्ष्म जीव हैं, वो क्या है, उस मांस के अंदर आ जाएंगे और उसको गलाने और सड़ाने लगेंगे। ठीक है। इस विधि का प्रयोग आंवला, देखते हैं, आंवला, कच्चे आम व इमली आदि के परिरक्षण में भी किया जाता है। आपने देखा होगा कच्चे आम को भी काट करके उसके ऊपर क्या है, नमक रगड़ के रखते हैं। ऐसे रखेंगे, कहीं आप मार्केट में जाइए, देखिए आम काट के ऐसे रखा हुआ है ना, तो जल्दी खराब हो जाएगा। उसके अंदर क्या करते हैं, नमक रगड़ करके रखते हैं। उसी तरह से आंवला व इमली में भी नमक रखते हैं। ठीक है। इस तरीके से हमारा जो है परिरक्षण होता है सामान्य नमक के द्वारा। क्वेश्चन आ सकता है
कि मांस या मछली को किसके द्वारा परिरक्षित किया जाता है? आपका आंसर होगा सामान्य नमक के द्वारा हम मछली या मांस का परिरक्षण कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनी द्वारा परिरक्षण, यानी शुगर मिलाकर के भी हम परिरक्षण कर सकते हैं। प्रिजर्वेशन बाय शुगर, जैम, जेली या स्क्वैश का परिरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। इसका प्रयोग खाद्य पदार्थों की नमी में आती है। देखते हैं, आपने देखा होगा जैम जो है गीला रहता है, जेली भी गीला रहता है, स्क्वैश रसना आप समझते होंगे, रसना आपने देखा होगा। रसना आपको दो तरीके का मिलेगा, एक पाउडर में मिलेगा, दूसरा जो है लिक्विड में मिलेगा। लेकिन दोनों में शुगर मिले रहेंगे, चीनी मिले रहेंगे। चीनी मिलाने से क्या होगा? उनका परिरक्षण होगा और वो ज्यादा दिन तक सुरक्षित रहेंगे। इससे संदूषण करने वाले जीवाणु की वृद्धि नियंत्रित हो जाती है। यानी इससे जो क्या होगा, शुगर मिलाकर प्रिजर्वेटिव करेंगे जैम, जेली, स्क्वैश में, तो जो भी कीटाणु है, जो हानिकारक कीटाणु है, उससे बचा जा सकता है। तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षण, तेल डाल करके या सिरका डाल करके भी हम प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, ये दो आइटम जो ऑयल और विनेगर से भी हम परिरक्षण कर सकते हैं। देखते हैं कैसे परिरक्षण करेंगे ऑयल और विनेगर से। तेल एवं सिरके के प्रयोग द्वारा अचार को संदूषित होने से बचाया जाता है। आपने देखा होगा कि आपके घर यदि आम का अचार या मिर्च का अचार, नींबू का अचार बनता है तो उसके अंदर जो है क्या डालते हैं? आपका सिरका, विनेगर या तेल डालते हैं। यदि वो नहीं डालेंगे तो क्या सड़ जाएगा। फिर इसको हम धूप में रखते हैं, बहुत सारी क्रियाएं होती है। मतलब ये दो आइटम से हम ज्यादा दिन तक उस आम के अचार, नींबू के अचार या फिर कह सकते हैं कि मिर्च के अचार को हम खा सकते हैं। अभी कह रहे हैं कि क्योंकि जीवाणु इस वातावरण में जीवित नहीं रह सकते हैं। जो जीवाणु है, हानिकारक जीवाणु जो इसके लिए है, अचार के लिए, वो है इस वातावरण यानी तेल और विनेगर में जीवित नहीं रह सकते हैं। इसलिए अचार को संदूषित होने से यानी प्रदूषित होने से बचाने के लिए हम तेल या कह सकते हैं सिरके में रखते हैं। अगला देखते हैं, गर्म एवं ठंडा करना। उदाहरण है, पानी को हम गर्म करके क्यों पीते हैं? उसके जो हानिकारक कीटाणु है मर जाए और हम आराम से पी लें। यदि ऐसा है तो हम कोई भी पानी पी सकते हैं, कहीं का भी पानी पी सकते हैं? नहीं, गर्म पानी करके, डॉक्टर बोलता है कि गर्म पानी करके पीजिए। तो देखते हैं हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। गर्म करने से अनेक सूक्ष्म जीव मर जाते हैं। जो हानिकारक जीव है वो गर्म करने से वो मर जाते हैं। कोई दूध या इस प्रकार हम अपने भोजन को रेफ्रिजरेटरों में रखते हैं। अब ये तो गर्म करने की बात हो रही थी, यहां पे गर्म करने की बात हो रही थी, और यहां पे रेफ्रिजरेटर मतलब हम क्या करते हैं? ठंडे, यानी हम फ्रीज में रख देते हैं। आपने देखा होगा कि सब्जी रात का बना हुआ है और बोलते हैं इसको फ्रीज में रख दो, सवेरे खा लेंगे। रोटी बना है या कहें आपका सेवई या कोई भी इस तरीके का खाना जिसको हम फ्रिज में रख सकते हैं और सवेरे खा सकते हैं, उसको फ्रिज में रख दें। दूध को हम गर्म कर देंगे, बोले भैया इसको गर्म करके ठंडा करके फ्रिज में रख दो और सवेरे हम खा लेंगे। तो गर्म करने से भी कीटाणु मरते हैं और ठंडा करने से वहां वो कीटाणु वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं, यानी उसमें नहीं आते हैं। उस टेम्परेचर में वो कीटाणु मर जाते हैं। एक गर्म करने से भी मरते हैं और एक ठंडा करने से, यानी ठंडे स्थान पे यदि कुछ है तो वहां भी कीटाणु, वो हानिकारक कीटाणु नहीं पहुंचते हैं। इसमें उपस्थित कम तापमान सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को अवरुद्ध करता है, यानी रोकता है। जो सूक्ष्म जीव है, जो हानिकारक सूक्ष्म जीव है, वो है फ्रिज के अंदर नहीं जाएंगे, वहां टेम्परेचर ठंडा रहेगा। तो हम गर्मी में देखे होंगे आप, यदि दाल रखा है और गर्मी का दिन है तो 24 घंटे के अंदर ही वो बासी हो जाता है, वो खराब हो जाता है।
महकने लगता है, आप खाते नहीं हैं। सब्जी भी है बाहर रखे हैं 24 घंटे में। जाड़े के दिनों में आप चाहें तो अगले दिन खा सकते हैं, टेम्परेचर कम है, लाइक फ्रीज में उसको रख के, गर्मी के दिनों में हम फ्रीज में रख करके खा सकते हैं। पाश्चुरीकरण पाश्चुराइजेशन, इसका प्रयोग दूध के परिरक्षण हेतु किया जाता है। इस विधि में पहले 70 सेंटीग्रेड पर 15 से 30 मिनट के लिए गर्म किया जाता है अधिकांश जीवाणुओं को मारने हेतु। इसके पश्चात दूध को ठंड कर उसका भंडारण करते हैं। देखते हैं क्या करते हैं हम लोग। यदि पाश्चुरीकरण में क्या करते हैं, दूध को हम 70 सेंटीग्रेड पे 15 से 20 मिनट 15 से 30 मिनट तक गर्म कर लेते हैं, फिर उसको हम छोड़ देते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो भी हानिकारक कीटाणु हैं मर जाते हैं, और फिर हम छोड़ देते हैं। उसके बाद हम उसको ठंडा करके उसका हम भंडारण 5 लीटर 10 लीटर एक जगह रखते जाएंगे। उसको ठंडे जगह फ्रीज में रख दे। फ्रीज में यदि आप नॉर्मल ऐसे दूध रखते हैं तो खराब हो जाएगा। आप गर्म कीजिए और कुछ ठंडा होने के बाद फ्रीज में रख दीजिए, वो दूध खराब नहीं होगा और आपके जो हानिकारक कीटाणु हैं वो फ्रीज के अंदर नहीं जाएंगे। ये हमारा जानने योग्य बात है। उचित भंडारण एवं पैकिंग, प्रॉपर स्टोरेज एंड पैकिंग। आपने देखा होगा कोई सामान लेने गए आप, बादाम लेने गए, काजू किशमिश या इस तरीके का आइटम, ड्राई फ्रूट जो कि पैक रहते हैं पॉलीथीन में, नमकीन अच्छा उदाहरण है, चिप्स अच्छा उदाहरण है। वो क्यों पैकेट में रहते हैं? चिप्स ऐसे भी दे सकते हैं, नमकीन ऐसे देखा। नमकीन जो नॉर्मल होती है यदि हवा में छोड़ दे तो क्या होता है, नमी के मॉइस्चर के वजह से वो मतलब मुलायम हो जाता है, जो कि हमें कड़क नमकीन चाहिए, कड़क चिप्स चाहिए। तो मेवों तथा सब्जियों को सील किए तथा वायुरोधी पैकेटों में बेचा जाता है, जिससे ये सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रहते हैं। मेवा या सब्जी या जो भी आइटम पैकेट में बेच रहे हैं वो क्या है, जो हानिकारक सूक्ष्म जीव हैं। इसके उदाहरण हैं नमकीन, कह सकते हैं किशमिश। किशमिश को भी हम बेचते हैं, ऐसा नॉर्मल नहीं बेच सकते हैं। उसके बाद आपका चिप्स है, ETC बहुत सारे आइटम हैं, बहुत सारे पैकेट में जो भी आइटम मिल रही है समझिए कि उसका ये क्या थे, खाने का फूड पॉइजनिंग से बचाने के तरीके हैं। यानी वो तुरंत बना तुरंत आपको नहीं मिला है, कुछ दिनों बाद मिलते हैं। उदाहरण के तौर में मेडिसिन को भी इसी तरीके से लिखा रहता है, मेड इन मैन्युफैक्चर डेट, या फिर लिखा रहता है कि आपका एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट क्या है, उतने दिन तक वो पैकेट में रहेगा तो पता चला। यदि पैकेट से निकाल देंगे 1 महीने बाद, वैसे ऑटोमेटिकली खराब हो जाएगा। वो पैकेट के अंदर है, पैक है, इसलिए उसका इस तरीके का लिखा है। आटा जो है खुला रहेगा तो खराब होगा, पैक करके उसमें उस तरीके से किया जाए तो 3 महीने लिखा, 3 महीने से ज्यादा आटा यदि आप यूज करते हैं तो खराब होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन। वातावरणीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन युक्त यौगिकों में बदलने की प्रक्रिया जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। वातावरण में जो नाइट्रोजन है उसको क्या कर रहे हैं, वातावरणीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन युक्त यौगिकों में बदल दे रहे हैं, उसको हम नाइट्रोजन फिक्स कहते हैं। यह तड़ित द्वारा कुछ विशिष्ट नाइट्रोजन की स्थितिकरण जीवाणु, उदाहरण क्या है, एजोटोबैक्टर, नील हरित शैवाल, उदाहरण एक और है एनाबीना, नॉस्टॉक तथा राइजोबियम सहजीवी जीवाणु द्वारा होता है। ये कुछ नहीं है, नाइट्रोजनीकरण स्थिरीकरण क्या करते हैं हम कि पौधों में मतलब ऐसा हो कि उनका उर्वरा बना रहे और उनका नाइट्रोजन बना रहे। हर पौधे के लिए भी मतलब नाइट्रोजन की जरूरत है। आपको पता ही है 78% नाइट्रोजन है हमारे वातावरण में, और वो यौगिक के रूप में पौधों के साथ क्रिया करके हमें जल्दी से जल्दी हरा भरा, जल्दी से जल्दी हमें उपयोग में आ जाए। आगे देखते हैं
नाइट्रोजन चक्र क्या है? नाइट्रोजन साइकिल सतत रूप से पादपों व जंतुओं द्वारा प्रयोग किए जाने के बाद भी वातावरण की वातावरण की मात्रा में नाइट्रोजन की मात्रा स्थिर बनी रहती है। यह प्रक्रियाओं के चक्र द्वारा होता है, जिसे सामूहिक कह सकते हैं, सामूहिक रूप से नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। कुल मिला के वातावरण में बहुत नाइट्रोजन है, 78% बताया था। अब ये क्या, पादप व जंतु जो है नाइट्रोजन द्वारा प्रयोग किए जाने के बाद भी वातावरण में नाइट्रोजन की मात्रा स्थिर रहती है। इस तरीके का कह सकते हैं आप, यदि इसको यदि नाइट्रोजन है तो ये नाइट्रोजन है तो जो है ये साइकिल बना रहता है, इसे ही नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। कुछ विशिष्ट सूक्ष्म जीवों राइजोबियम वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। इसका उपयोग पादपों व ऊन निर्भर जंतुओं द्वारा किया जाता है। उन पर, यहां पे उन पर लिखेंगे, उन पर निर्भर जंतुओं द्वारा किया जाता है। इनकी मृत्यु के पश्चात कुछ जीवाणु एवं फफूंद नाइट्रोजन युक्त यौगिकों को सरल यौगिकों में तोड़ देते हैं तथा नाइट्रोजन का वातावरण में युक्ति हो जाती है। देखते हैं ये क्या बोला है। कुछ सूक्ष्म जीव जो है राइजोबियम मटर गांठ बनाने के लिए, गांठ जो होता है जिसे मटर का गांठ बनता है ना, या किसी पौधे में ऐसे गांठ बनता है, ये यदि पौधा है तो ऐसे गांठ बनने के लिए राइजोबियम कीटाणु, या फिर उर्वरक शक्ति बढ़ाने के लिए भी, उर्वरक शक्ति बढ़ाने के लिए भी राइजोबियम का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है एड्स। अगला पॉइंट है एड्स। अभी तक हमने बहुत कुछ पढ़ा, देखा, समझा। अब हम इस पॉइंट पे बात करते हैं, यानी सूक्ष्म जीवों से जो इंसान में एक ऐसी बीमारी जो लाइलाज है, जिसका कोई इलाज नहीं है, जिसमें मरना निश्चित है, इस विषय में बात करेंगे हम। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि एड्स दिवस कब मनाए जाते हैं, एड्स किसके वजह से होता है, एड्स के बचाव क्या है, या फिर एड्स किसको द्वारा फैलता है, ये जानना जरूरी है। तो देखते हैं एड्स। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी है। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी है। ये आ सकता है क्वेश्चन आपके, याद कर लीजिए। नहीं याद है ये, यही नहीं, आपके सामान्य विज्ञान, सामान्य नॉलेज यानी जनरल नॉलेज, और कहें तो कहीं भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप कर सकते हैं हल। यह रोग HIV अर्थात ह्यूमन सीसी कह सकते हैं, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, HIV का है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस द्वारा होता है। देखते हैं, पीड़ित व्यक्ति की रोगों से लड़ने की शक्ति, प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाती है। इसमें क्या होता है, एड्स जब होता है, पहले तो समझिए कि एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी है। यह रोग HIV अर्थात ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस द्वारा होता है, यानी HIV वायरस द्वारा होता है, कह सकते हैं HIV वायरस। क्वेश्चन आएगा कि एड्स किस विषाणु या किस वायरस के द्वारा होता है, तो HIV वायरस के द्वारा होता है। अब देखते हैं उसमें क्या होता है, पीड़ित व्यक्ति की रोगों से लड़ने की क्षमता जो होती है कमजोर हो जाती है। उदाहरण के तौर पे यदि बुखार है तो कंटिन्यू बुखार रहेगा, खांसी है तो कंटिन्यू खांसी रहेगा, यदि उल्टी कर रहा है कंटिन्यू उल्टी करेगा, उसके शरीर पे चकत्ते पड़ जाएंगे,
कभी ठीक हो जाएंगे, फिर पड़ जाएंगे, फिर ठीक हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। रोगी की मृत्यु निश्चित। रोगी जो है उसका मरना निश्चित है। यदि आपको एड्स हो गया है, आप समझिए एड्स इतनी ऐसी भयंकर बीमारी, यदि आपको एड्स हो गया है आपका मरना निश्चित है। आज नहीं, कल नहीं, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद आप मर ही जाएंगे। आपकी धीरे धीरे जो प्रतिरोधक क्षमता थी वो समाप्त हो जाएगी और आप मर जाएंगे। एड्स को रेड रिबन यानी इस रेड रिबन द्वारा व्यक्त करते हैं। यदि ऐसा रिबन है, ऐसा दिखा रहा है, तो मतलब आपको एड्स हुआ है। या एड्स जैसे कि हम कह सकते हैं मेडिकल के लिए ये प्लस करता है, मेडिकल के लिए, वैसे ही ये एड्स के लिए है। ठीक है, ये एड्स के लिए है। एड्स से पीड़ित व्यक्ति को HIV धनात्मक कहते हैं। अभी पूछा, अभी आप क्या होगा, हॉस्पिटल गए और बोला कि यार फलाना बंदा HIV धनात्मक, हिंदी में, इंग्लिश में कह सकते हैं HIV पॉजिटिव, HIV पॉजिटिव है। वो बोला गया कि ये बंदा HIV पॉजिटिव है, मतलब उसको एड्स है और वो पक्का मरेगा। तो एड्स क्या है? एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी है। यह HIV वायरस से फैलता है। पीड़ित व्यक्ति की रोगों से लड़ने की शक्ति, प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाती है। रोगी की मृत्यु निश्चित है, मरना क्लियर है। एड्स को रेड रिबन इस तरीके से व्यक्त करते हैं। एड्स से पीड़ित व्यक्ति को HIV धनात्मक या फिर HIV पॉजिटिव कहते हैं। एड्स के लक्षण, एड्स के लक्षण क्या क्या है? आपको कैसे पता चलेगा कि आपको एड्स हो गया है, ये पहले जाने। अब ऐसा नहीं है कि ये मैं बता दिया तो आपको ऐसा हो रहा है तो वही एड्स है। आप जांच करवाएंगे तब पता चलेगा कि आपको एड्स हुआ है नहीं हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अभी भूख न लगना, आपको भूख नहीं लग रहा है, आप टेंशन में कि लगता है मुझे एड्स हो गया है, अब तो मैं पक्का मरूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। भूख न लगना और भी बहुत सारे ये हैं। वजन में कमी, आपका वजन घट रहा है, यदि 1 महीने में 10 किलो आप घट गए, एक बार आप चेक करा लीजिए, हो सकता है। ज्वर यानी बुखार कंटिन्यू, त्वचा पर ददोरे यानी आपके त्वचा पर फोफले ददोरे पड़ रहे हैं बार बार कंटिन्यू, थकावट हो रही है बार बार, रोग से लड़ने की क्षमता में कमी। क्या क्या है? भूख न लगना, वजन में कमी, ज्वर, त्वचा पर ददोरे, थकावट। ये सब चीजें यदि आपके पास हैं, सारी चीजें, एक चीज से नहीं कह रहा हूं, यदि भूख नहीं लग रही है तो आप दवा ववा खाएंगे, भूख लगना चालू हो जाएगा, या कुछ और रीजन हो सकते हैं। ददोरे हो रहे हैं, कंटिन्यू बुखार है, बार बार थक जा रहे हैं, 1-2 महीने में आपके 10-15 kg वेट घट गए, या फिर आपको रोगों से लड़ने की जो क्षमता थी वो कम हो गई, तो आप क्या होंगे? एड्स से पीड़ित हो सकते हैं। आप उसका जाकर के जांच करवाएं। आप पॉजिटिव होंगे तो आपके लिए बहुत ही दुखदायी घटना होगी। निगेटिव है तो बहुत ही अच्छा है, आपको जो इलाज कराया जाएगा वो अच्छी तरीके से आप इलाज कराएं, दूसरा कोई रोग होगा और आप ठीक हो सकते हैं। पीड़ित व्यक्ति में निमोनिया तथा त्वचा कैंसर होना ज्यादा होता है। उसको निमोनिया हो जाएगा, बार बार सांस फूलना, सांस लेना, और बार बार मतलब जल्दी जल्दी सांस लेना, बुखार कंटिन्यू, इस टाइप से निमोनिया हो जाएगा या त्वचा कैंसर हो जाएगा। ये ज्यादा हो रहा है या ज्यादा हो गया है तो भी आपके एड्स के लक्षण है। तो ये थे एड्स के लक्षण। इससे पहले मैंने बताया कि एड्स क्या है, उससे पहले मैंने बताया कि आपके जीवों के मतलब फूड पॉइजनिंग क्या है, फूड पॉइजनिंग कैसे होता है। उसके बाद मैंने बताया कि खाना को, फूड को किस तरीके से प्रिजर्व यानी परिरक्षण कर सकते हैं। तमाम चीजें आज हमने डिस्कस किया। ये सारे आप एक बार देखें, मेरा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं, देखते रहिए। और मैं पक्का कहता हूं कि यदि आपने ध्यान से देखा है, समझा है और ध्यान दिया है, और आप यदि कॉपी किताब लेकर के बैठते हैं, तो इसमें से आप
हर मेरी बात को नोट नहीं करनी है। आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं या पॉइंट बन सकता है तो उसको आप अपने कॉपी पर नोट कीजिए। फिर आप जाकर के पिछले 2 4 5 साल का क्वेश्चंस उठाइए, उसमें देखिए इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चंस आए हैं, एक आध क्वेश्चन आए हैं। यदि ये क्वेश्चन आए हैं, रिपीट हो रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, तो मैं कह रहा हूं कि आपको 100% समझ में आ रहा है, और वो आप 100% जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो निश्चित ही आप नहीं भूलेंगे। इसी के साथ मैं अगली बात बताऊं कि एड्स के लक्षण, एड्स से के बचाव क्या क्या है, एड्स से कैसे बचा जा सकता है, या फिर एड्स होने पे उसको मतलब क्या किया जाए उस बंदे के साथ, या क्या होता है कि एड्स नहीं फैलता है। एक तो बचाव है, आप इस तरीके करके नहीं, यदि हो ही गया एड्स तो उसको किस तरीके से बचाओ या कोई दूसरा संक्रमित ना हो, इस विषय पे हम कल बात करेंगे। तब तक के लिए